नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद को समझने के लिए हमें 12वीं सदी के सेंट्रल एशिया को जानना होगा। सेंट्रल एशिया में उस वक्त सल्जूक हुक्मरान थे। उनकी सल्तनत आज के तुर्की पर मुश्तमिल थी। कोनिया दारुल हुकूमत था और यह पूरा इलाका अर्ज़े रोम कहलाता था। सल्जूकी रियासत के एक तरफ मंगोल थे। ये मारते धाड़ते और खोपड़ियों के मीनार बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सल्जूकों को रौंद कर मशरकी यूरोप और मशरक़े वुस्ता जाना चाहते थे। दूसरी तरफ ईसाइयों की बाज़ंतीनी रियासत थी। यह रियासत आज के तुर्की के शहर अनातोलिया के साथ साथ चलती हुई ब्लैक सी और इस्तांबुल से होती हुई पूरे मशरकी यूरोप पर मुश्तमिल थी। ये भी सल्जूक रियासत पर कब्जा करके अपनी सरहदें चीन तक वसी करना चाहते थे। सल्जूकी रियासत का तीसरा हिस्सा अयूबी रियासत से जुड़ा हुआ था। यह हिस्सा शाम, फलस्तीन और मिस्र पर मुश्तमिल था, जबकि सल्जूकों की चौथी सिमत में ईरान था। सल्जूक दो शोरशों का जमाना था। हर तरफ जंग चल रही थी और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म था। मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाई दोनों बैतुल मक़दिस तक भी पहुंचना चाहते थे, लेकिन दोनों के अज़ाइम के रास्ते में सल्जूक और अयूबी दो मजबूत तरीन रियासतें खड़ी थी। ये दोनों इन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। मंगोल आज का उज़्बेकिस्तान और ईरान फतह कर चुके थे। खीवा का हुक्मरान ख़ारज़म शाह भी रास्ते का मजबूत कांटा था। उसकी रियासत हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर जॉर्जिया तक फैली हुई थी। चंगेज खान ने यह कांटा निकाल दिया था। इराक में अब्बासियों की हुकूमत थी और मिस्र में ममलूक खानदान बरसरे इक़्तिदार था। ये भी बाज़ंतीनी और मंगोल हुक्मरानों का टारगेट थे, लेकिन अयूबी रियासत और सल्जूक हुक्मरानों के होते हुए मिस्र और इराक पहुंचना मुश्किल था। चुनांचे मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाई दोनों अयूबियों और सल्जूकों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये दोनों को आपस में लड़ाते भी रहते थे ताकि मुसलमान के साथ लड़ लड़कर कमजोर हो जाएं। दूसरा, मंगोल खुद भी अयूबियों और सल्जूकों पर हमले करते रहते थे। और तीसरा, बाज़ंतीनी सलेबी जंगों के जरिए अयूबी रियासत पर हमला आवर होते रहते थे। लिहाजा दोनों रियासतें बाहमी और बैरूनी हमला आवरों की वजह से कमजोर हो रही थी। बाज़ंतीनी और मंगोलों ने अयूबी और सल्जूक दोनों रियासतों के मोहल्लात में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। ये लोग भी बादशाहों को मोहल्लाती साजिशों में उलझाकर कमजोर करते चले जा रहे थे। चुनांचे वो एक मुश्किल दौर था। सल्जूक बादशाह अलाउद्दीन के एक बाद सल्जूक रियासत का सुल्तान था। ये मंगोलों, अयूबियों और मोहल में मौजूद गद्दारों से बैक वक्त लड़ रहा था। ये किसी चौथे महाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसके खिलाफ एक चौथा महाज भी सर उठा रहा था, और वो था बाज़ंतीनी हुक्मरान। अलाउद्दीन सल्जूक जब मंगोलों या अयूबियों से लड़ने के लिए निकलता था तो उसकी पीठ नंगी हो जाती थी और उस पीठ पर बाज़ंतीनी छुरा घोंपना शुरू कर देते थे। वो यकसुई कायम रखने के लिए अपनी पीठ बाज़ंतीनी ईसाइयों से बचाना चाहता था। लिहाजा अलाउद्दीन ने सल्जूक और बाज़ंतीनी रियासत के साथ साथ आगोज कबाइल आबाद करना शुरू कर दिए। आगोज तुर्कों के जरी कबाइल थे। ये तादाद में 24 थे। भेड़ बकरियां और घोड़े पालते थे। मर्द तलवारबाजी और तीर अंदाजी के एक्सपर्ट थे और औरतें निहायत उम्दा रेशमी कालीन और सूती कपड़ा बनाती थी। कबाइल के सरबराह बे कहलाते थे। कबाइल की जुबानों के 37,000 लफ्ज बाद-अज़ां उर्दू में शामिल हुए। हमारी जुबान का हर तीसरा लफ्ज आगोज तुर्क कबाइल से हिंदुस्तान आया था। ये कबाइल इस कदर जंगजू थे कि ये किसी दूसरे कबीले के बे को भी अपना सरबराह मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। ताहम ये सल्जूक बादशाह को अपना हुक्मरान मानते थे। अलाउद्दीन सल्जूक ने उन पर कंट्रोल रखने के लिए 24 कबाइल के सरबराहों की बे मजलिस बनाई और सल्जूक खानदान के एक शहजादे अमीर सादत को उसका सरबराह बना दिया। ये वजीर कहलाता था। आगोज कबाइल रियासत के लिए दो काम करते थे। ये बाज़ंतीनी हमला आवरों का रास्ता रोकते थे और अनातोलिया, मशरकी यूरोप, ईरान और फलस्तीन जाने वाली शाहराह रेशम के तिजारती काफलों की हिफाजत करते थे। काई उन 24 आगोज कबाइल में एक कमजोर कबीला था। ये लोग तादाद में भी कम थे और माल मवेशियों और दौलत में भी। ताहम इसका बे सुलेमान शाह मुअज़्ज़िज़ और बहादुर शख्स था। ये अपने कबीले के साथ आज के शाम के शहर रक्का के मुज़ाफ़ाती वादी में आबाद था। इसके 4 बेटे थे। अर्तुगरुल का दूसरा नंबर था। अर्तुगरुल इंतहाई बहादुर, समझदार और माहिर जंगजू था। वालिद इससे मोहब्बत करता था। अर्तुगरुल शिकार का रसिया था। ये अपने 3 दोस्तों तुर्गत, अब्दुर्रहमान और दोन के साथ शिकार खेलता रहता था। अर्तुगरुल के तीनों दोस्त यतीम थे और उन्हें इसकी मां हीमा खातून ने पाला था। वो अर्तुगरुल के साथ पलकर जवान हुए थे, चुनांचे वो इस पर जान छिड़कते थे।
नाज़रीन ग्रामी, उस जमाने में आलम इस्लाम में दो अजीम सूफी दानिशवर थे, मौलाना रूम और हजरत मोइनुद्दीन इब्ने अरबी। मौलाना रूम कोनिया में रहते थे और वो सल्जूक हुक्मरानों के रूहानी उस्ताद थे, जबकि इब्ने अरबी का मदरसा हलब शहर में था। ये दोनों सूफियाए कराम जंगों और तबाही के शिकार लोगों के दरीदा दिल सीते और उबलते हुए जहनों पर मरहम रखते थे। इब्ने अरबी बातनी उलूम के माहिर थे। ये एक बार अपने मुरीदों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अर्तुगरुल शिकार के लिए निकला हुआ था। उसने हरन के एक बच्चे पर तीर चलाया। हरन के बच्चे की टांग जख्मी हो गई और वो दौड़कर इब्ने अरबी के पास चला गया। हजरत ने उसकी जख्मी टांग पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। अर्तुगरुल अपना जख्मी शिकार तलाश करता करता इब्ने अरबी तक पहुंच गया। हजरत ने उसे अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया, उसकी आंखें और पेशानी देखी और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो बोलो। अर्तुगरुल को जितने नाम आते थे उसने वो बोल दिए। हजरत ने फरमाया, बस तुम्हें सिर्फ ये याद है। अर्तुगरुल ने ज़ेन पर जोर देकर उनमें मक्का, मदीना और फलस्तीन भी शामिल कर दिए। हजरत इब्ने अरबी मुस्कुराए और फरमाया, जाओ ये सारे मुल्क तुम्हारे हुए। अर्तुगरुल का कबीला उस वक्त कहत का शिकार था। बर्फबारी सर पर थी और ये लोग अपने जानवरों के लिए खुश्क चारे तक का बंदोबस्त नहीं कर सके थे। चुनांचे उसने तंजिया नजरों से इब्ने अरबी की तरफ देखा, मुस्कुराया और उठकर चला गया। अर्तुगरुल की इब्ने अरबी से दूसरी मुलाकात हलब शहर में हुई। ये उस वक्त सल्जूक खानदान के एक मफरूर शहजादी हलीमा के इश्क में मुब्तला था। कबीला इसके इश्क के खिलाफ था, क्योंकि ये शादी आगूज रिवायात के भी खिलाफ थी और ये सीधी सादी सल्जूक हुकूमत को आ बैल मुझे मार की दावत देने के मुतरादिफ भी थी। और कबीले की हालत ये थी कि उसके पास सर्दियों में सर छुपाने और खाने के लिए गंदम तक नहीं थी। अर्तुगरुल के मिजाज में कंप्रोमाइज का मादा नहीं था, लिहाजा ये डट गया। ये उसकी मुश्किल जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था और वो उस दौर में धक्के खाता खाता इब्ने अरबी के मदरसे पहुंच गया। इब्ने अरबी ने उसे अपने पास मेहमान रखा, उसकी फिक्री रहनुमाई की और उसको तसल्ली दी। मैं यहां आपको बताता चलूं कि उस जमाने में इस्लामी मुल्कों के अंदर एक खामोश तहरीक चल रही थी। ये लोग सफेद दाढ़ी वाले कहलाते थे। इनकी दाढ़ियां छोटी और सफेद होती थी। ये इंतहाई बाअसर, अमीर और बाअमल मुसलमान थे। इनका एक मजबूत जासूस नेटवर्क था। ये पूरे आलम इस्लाम में फैले हुए थे और एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम और आलम इस्लाम की हिफाजत। ये इस्लाम के लिए खतरा बनने वाले हुक्मरानों तक को कत्ल कर देते थे। सफेद दाढ़ी वाले सल्जूक, अब्बासी, अयूबी और ममलूक चारों से तंग थे। ये समझते थे कि ये लोग अगर एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहे तो फिर पूरे आलम इस्लाम पर मंगोल काबिज हो जाएंगे या फिर बाजंतीनी ईसाई इस्लामी रियासतों को हड़प कर लेंगे। उनका ख्याल था कि पूरे आलम इस्लाम को एक ऐसी मजबूत रियासत चाहिए जो ईसाइयों और मंगोलों का मुकाबला भी कर सके और यहूदी साजिशों का ताना बाना भी तोड़ सके। ये लोग इब्ने अरबी से मुतासिर थे। इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल का राब्ता इन लोगों से करा दिया। ये लोग उससे मुतासिर हुए, लेकिन इनका ख्याल था कि ये अभी इतना मैच्योर नहीं है कि ये कोई रियासत बना और चला सके। लिहाजा उन लोगों ने इसकी परवरिश और तरबियत का फैसला कर लिया। ये लोग अर्तुगरुल को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक और इशू पैदा हो गया। सुलेमान शाह कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया और बड़े भाई ने हलीमा से शादी करने के जुर्म में अर्तुगरुल को कबीले से निकाल दिया। अर्तुगरुल बीवी को लेकर कबीले से निकला तो उसकी मां हेमा और उसके साथियों ने भी कबीला छोड़ दिया। ये 400 लोग थे। ये पनाह की तलाश में घोड़ों पर खेमे बांधकर दर बदर फिरते रहे। ये कभी शाम के जंगलों में पनाह ले लेते थे और कभी सल्जूक रियासत में जा छुपते थे, लेकिन इन्हें कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये आखिर में दर दर की ठोकरों से तंग आ गए और इन्होंने वापस जाने और अपने कबीले से मुआफी मांगने का फैसला कर लिया। ये वापसी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आया और इस छोटे से वाकये ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत खिलाफत की बुनियाद रख दी। हम उस खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो वाकया क्या पेश आया, वक्त की कमी की वजह से हम आज की वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। आगे के हालात इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।